स्वागत। आज हम कार्बनिक रसायन विज्ञान यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल दिल में उतर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इस पूरी फील्ड की आप कह सकते हैं भाषा तय करता है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहानी है ना, तो फंक्शनल ग्रुप्स उसके मुख्य किरदार हैं, वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय को समझने के लिए कुछ स्रोत सामग्री भी है। खासतौर पर एक दस्तावेज है जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट दी गई है, उनके सामान्य सूत्र मतलब जनरल फॉर्मूला, उनके IUPAC नाम के लिए जो सफिक्सेस यूज होते हैं वो, और कुछ उदाहरण भी हैं। हाँ, वो लिस्ट देखी मैंने। वो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। वो हमें इन किरदारों की पहचान करने में मदद करती है। बिल्कुल। तो आज का अपना मकसद यही है कि इस दस्तावेज का विश्लेषण करें और समझें कि ये फंक्शनल ग्रुप सिर्फ नाम और सूत्र ही नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को, उनकी पहचान को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं जरा। जरूर। फंक्शनल ग्रुप्स असल में आप समझिए अणु के वो खास हिस्से या एटम्स के ग्रुप होते हैं जो उसकी केमिकल रिएक्शंस में मेनली हिस्सा लेते हैं। अच्छा। हाँ, यही अणु के जो केमिकल गुण हैं और उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको तय करते हैं। आप अणु के बाकी हिस्से को एक तरह से स्केलेटन समझ सकती हैं। हाँ। और फंक्शनल ग्रुप को उसका वो पार्ट जो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करता है। अच्छा, तो ये अणु के व्यक्तित्व का सबसे मुखर हिस्सा हुए जिनसे उनकी पहचान बनती है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। अणु का साइज कितना भी बड़ा हो, कार्बन चेन कितने भी लंबी हो, लेकिन अगर उसमें एक खास फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, हाँ। तो वो उस ग्रुप से जुड़े जो विशेष गुण हैं वो जरूर दिखाएगा। इससे प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। दिलचस्प। तो स्रोत में जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का जिक्र है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तो सबसे बेसिक लगते हैं ना। हाँ, ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरह से नींव कह सकते हैं। तो एल्केन से शुरू करते हैं। सूत्र है CnH2n+2 और प्रत्यय आयन। एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड मतलब उनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिर्फ सिंगल बॉन्ड। हाँ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन एटम मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है उतने से जुड़ा होता है। CnH2n+2 फॉर्मूला यही दिखाता है और नाम के आखिर में आयन लगता है। स्रोत में उदाहरण मीथेन CH4 और प्रोपेन C3H8 दिए हैं। अच्छा। और ये सिंगल बॉन्ड काफी मजबूत होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए एल्केन अगर तुलना करें तो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड और स्टेबल। अब एल्कीन। सूत्र CnH2n, प्रत्यय ईन। यहां तो हाइड्रोजन कम हो गए। बिल्कुल। एल्कीन्स में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड। ओके। हाँ, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, मतलब इनमें और हाइड्रोजन एटम जोड़े जा सकते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n है और नाम के अंत में लगता है ईन। स्रोत के उदाहरण हैं इथीन C2H4 और प्रोपीन C3H6। और रिएक्टिविटी का क्या? डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इसे एल्केन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। ये बॉन्ड आसानी से टूट कर रिएक्शन कर सकता है। तो डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी, तो फिर एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो तो और भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इनका सूत्र CnH2n-2 है और प्रत्यय आइन। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। एल्काइन्स में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी अनसैचुरेटेड है और आमतौर पर एल्कीन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। 2 पाई बॉन्ड। अच्छा जी। CnH2n-2 सूत्र और आइन प्रत्यय इनकी पहचान है। स्रोत के उदाहरण एथाइन C2H2 और प्रोपाइन C3H4 हैं। तो देखिए, सिर्फ बॉन्ड का टाइप बदला, सिंगल, डबल, ट्रिपल, और अणु का पूरा केमिकल कैरेक्टर ही बदल गया। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ बॉन्ड बदलने से इतना फर्क। चलिए अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स पर आते हैं। स्रोत की लिस्ट तो काफी लंबी है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। बाप रे, ये सब ऑक्सीजन से जुड़े हैं पर अलग अलग तरीके से। हाँ, ऑक्सीजन बहुत वर्सेटाइल है।
कार्बन के साथ मिलकर कई कई तरह के फंक्शनल ग्रुप बनाता है और हर ग्रुप की अपनी अलग खासियत है। अल्कोहल ROH प्रत्यय ऑल से शुरू करते हैं। ये नाम तो काफी सुना हुआ है। हाँ, अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो एक अल्काइल ग्रुप, R मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन से जुड़ा होता है। ROH इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है और नाम के आखिर में ओल लगता है। जैसे इथेनॉल? बिल्कुल। श्लोकों के उदाहरण इथेनॉल, C2H5OH जो पीने वाली शराब का मेन कंपोनेंट है, और प्रोपेनॉल C3H7OH है। इस OH ग्रुप की वजह से पता है क्या होता है? क्या? अल्कोहल पानी में घुल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी उनके जैसे एल्केन से ज्यादा होते हैं। देखिए, सिर्फ एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे बदल दिया। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। अब फिनॉल R-OH प्रत्यय ओल, ये तो अल्कोहल जैसा ही दिख रहा है, बस R की जगह R लिखा है। AR मतलब एरोमेटिक रिंग, एकदम सही। और यहाँ एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन रिंग को दिखाता है। फिनॉल्स में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। प्रत्यय माइनस ऑल ही है, जैसे स्रोत में फिनॉल C6H5OH और क्रिसॉल CH3C6H4OH दिए हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ अल्कोहल से? फर्क है, और बड़ा फर्क है। रिंग से सीधे जुड़ने के कारण फिनॉल का OH ग्रुप अल्कोहल के OH से ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक OH ग्रुप? हाँ, रिंग जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, जिससे OH बॉन्ड का टूटना थोड़ा आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर में जरा सा बदलाव और एसिडिटी में इतना बड़ा अंतर। वाह, ये सूक्ष्म अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है ईथर ROR- प्रत्यय ऑक्सीएल्केन। यहाँ ऑक्सीजन बीच में है दो ग्रुप्स के। हाँ, ईथर्स में ऑक्सीजन एटम दो अल्काइल R या एराइल R ग्रुप्स के बीच ब्रिज का काम करता है। ये ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, R=R' या अलग-अलग, R=R'। जनरल फॉर्मूला ROR' है। इनका नाम थोड़ा अलग तरीके से रखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ओके। स्रोत के उदाहरण डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3 और डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5 है। अब क्योंकि इनमें अल्कोहल या फिनॉल जैसा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन से जुड़ा H, तो ये उनकी तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं और अच्छे सॉल्वेंट्स के रूप में काम आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एल्डिहाइड RCHO प्रत्यय L और कीटोन RCOR- प्रत्यय 1। दोनों में CO ग्रुप दिख रहा है मुझे। इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं शायद। बिल्कुल सही। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप CO होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। फर्क है उनकी पोजीशन में। पोजीशन में कैसे? एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन कम से कम एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ R ग्रुप या एक और H हो सकता है। जनरल फॉर्मूला RCHO प्रत्यय L, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO या एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ओके, एक तरफ H जरूर होगा। हाँ, जबकि कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन दो दूसरे कार्बन ग्रुप्स R और R' से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से नहीं। जनरल फॉर्मूला RCOR- प्रत्यय ओआइक एसिड। उदाहरण जैसे एसीटोन CH3COCH3 और ब्यूटेनॉन CH3COC2H5। तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप चेन के किनारे पर होता है H के साथ, और कीटोन में बीच में, दोनों तरफ कार्बन के साथ। क्या इस एक हाइड्रोजन के फर्क से इनकी रिएक्टिविटी में भी अंतर आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। एल्डिहाइड में वो जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है ना, वो उसे कीटोन की तुलना में ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। ऑक्सीडेशन? हाँ, एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चरल फर्क उनकी केमिकल पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। समझ गया। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। RCOOH प्रत्यय ओइक एसिड। नाम से ही लग रहा है ये तो एसिडिक होंगे ही। हाँ, ये ऑर्गेनिक एसिड्स के सबसे कॉमन टाइप में से हैं। इनमें होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, जो असल में एक कार्बोनिल C+O और एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, जो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। अच्छा, C+O और OH दोनों एक ही कार्बन पर। जी हाँ, जनरल फॉर्मूला RCOOH
प्रत्यय ओइक एसिड। ये प्रोटॉन H+ डोनेट कर सकते हैं, इसलिए एसिडिक होते हैं। स्रोत के उदाहरण एसिटिक एसिड CH3COOH सिरके का मेन कंपोनेंट और बेंजोइक एसिड C6H5COOH है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जिनसे प्रोटीन बनते हैं, उनमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और ऑक्सीजन वालों में आखिरी है एस्टर RCOOR प्रत्यय OH। ये क्या चीज है? एस्टर्स को आप कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव समझ सकती हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप का H हटा दें और उसकी जगह कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप R लगा दें तो एस्टर बन जाता है। यानी OH का H हटाकर R- लगा दिया। हाँ, जनरल फॉर्मूला RCOOR- प्रत्यय OH। स्रोत के उदाहरण मिथाइल एसिटेट CH3COOCH3 और इथाइल एसिटेट CH3COOC2H5 है। एस्टर्स की एक खास बात होती है उनकी खुशबू। खुशबू? हाँ, बहुत से फलों और फूलों की जो मीठी खुशबू होती है वो एस्टर्स की वजह से होती है। इसीलिए परफ्यूम और फ्लेवर इंडस्ट्री में इनका खूब इस्तेमाल होता है। कमाल है। मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम को अलग-अलग तरीकों से कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जोड़ने पर इतने विविध गुण वाले समूह बन गए। घुलनशीलता, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, यहाँ तक कि गंध। ये वाकई दिखाता है कि स्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अभी तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन वाले देखे हैं। स्रोत में नाइट्रोजन वाले समूह भी हैं। नाइट्रोजन भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत में एमाइन, एमाइड, नाइट्राइल और नाइट्रो यौगिक का जिक्र है। एमाइन से शुरू करें। यहाँ ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी लिखा है। इसका क्या मतलब? अमाइंस को आप अमोनिया NH3 के डेरिवेटिव समझ सकते हैं। अमोनिया के 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन एटम्स को अगर अल्काइल R या एराइल AR ग्रुप्स से रिप्लेस कर दें तो क्रमशः प्राइमरी 1 डिग्री RNH2, सेकेंडरी 2 डिग्री R2NH और टर्शियरी 3 डिग्री R3N एमाइन बनते हैं। अच्छा, कितने हाइड्रोजन हटे उस पर डिपेंड करता है? हाँ, इनका प्रत्यय माइनस अमीन होता है। उदाहरण मिथाइलेमाइन CH3NH2 और डाइमिथाइलेमाइन CH3-2NH। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके वजह से अमाइन आमतौर पर बेसिक होते हैं। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेसिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारी दवाएं और बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स एमाइन होते हैं। ओके, अब एमाइड्स, सूत्र RCONH2, ये अमाइन जैसे लगते हैं पर इनमें ये कार्बोनिल समूह ही है। यही मुख्य अंतर है। अमाइड्स में नाइट्रोजन एटम सीधे एक कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है। जनरल फॉर्मूला RCONH2 या RCONR', RCONR', प्रत्यय माइनस अमाइड। उदाहरण एसिटमाइड CH3CONH2 और बेंजामाइड C6H5CONH2। तो इसका क्या असर होता है? असर ये होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कि कार्बोनिल ग्रुप नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है रेजोनेंस के जरिए। इस वजह से अमाइड्स अमाइन की तुलना में बहुत कम बेसिक होते हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रली। अरे वाह, मतलब C=O का पड़ोसी होने से नाइट्रोजन का व्यवहार बदल गया। बिल्कुल। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स को जोड़ने वाला पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, वो असल में एक अमाइड लिंकेज ही है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड ही एमाइड है। ओके, अगला है नाइट्राइल्स या साइनाइड्स, RC''N। ट्रिपल बॉन्ड फिर से आ गया। हाँ, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ग्रुप को साइनो ग्रुप C बॉन्ड कहते हैं। जनरल फॉर्मूला RC''N, प्रत्यय नाइट्राइल। उदाहरण एसिटोनाइट्राइल CH3CN एक कॉमन लैब सॉल्वेंट है, और प्रोपियोनाइट्राइल C2H5CN। ये काफी रिएक्टिव होते हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट्स हैं। और नाइट्रोजन वालों में आखिरी हैं नाइट्रो कंपाउंड्स, RNO2। नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है जो कार्बन से जुड़ा होता है। जनरल फॉर्मूला RNO2। इनके नामकरण में सफिक्स नहीं बल्कि प्रीफिक्स नाइट्रो लगता है। प्रीफिक्स शुरू में। हाँ, उदाहरण नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 और नाइट्रोईथेन C2H5NO2।
नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। और कई विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT वो नाइट्रो कंपाउंड्स ही होते हैं। समझ गया। तो हमने हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन वाले और नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स देख लिए। स्रोत में कुछ और समूह भी मेंशन है, हैलोजन, सल्फोनिक एसिड और एसिड क्लोराइड। ये भी जरूरी है। हाँ, ये भी अपनी जगह काफी महत्वपूर्ण है। हैलोजन वाले ग्रुप्स यानी हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स, RX, जहां X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। इनमें कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म। हाँ बिल्कुल, नाम में प्रीफिक्स हैलो लगता है, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 या ब्रोमोईथेन C2H5Br। कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है, इस वजह से ये कई तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं और सिंथेसिस में बहुत यूजफुल है। और एसिड क्लोराइड, RCOCl, ये नाम सुन के लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ लेना देना है। बिल्कुल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत रिएक्टिव डेरिवेटिव्स हैं। इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप के OH को क्लोरीन से बदल दिया जाता है। जनरल फॉर्मूला RCOCl, प्रत्यय OL क्लोराइड, उदाहरण एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl और बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। ये बहुत रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाता है, इसलिए एसिड क्लोराइड बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और दूसरे फंक्शनल ग्रुप बनाने के काम आते हैं। यानी ये कुछ बनाने में माहिर हैं। और आखिरी समूह है सल्फोनिक एसिड, RSO3H। सल्फोनिक एसिड्स नी सल्फोनिक एसिड ग्रुप, -SO3H होता है जो कार्बन से जुड़ा होता है। जनरल फॉर्मूला RSO3H, प्रत्यय माइनस सल्फोनिक एसिड, उदाहरण बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO3H। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक। अच्छा। हाँ, डिटर्जेंट्स और कई डाइज मतलब रंग वो सल्फोनिक एसिड या उनके सॉल्ट्स होते हैं। वाह। तो ये थी हमारे स्रोत दस्तावेज में दी गई फंक्शनल ग्रुप्स की पूरी परेड। हमने उनके सूत्र, नाम और कुछ उदाहरण देखे। लेकिन अब बड़ा सवाल, इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट याद करने से तो कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। निचोड़ ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की, उसकी भाषा को समझने की कुंजी है। अणु का बाकी ढांचा चाहे जैसा भी हो, एक खास फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें मौजूद है तो वो उसे कुछ प्रिडिक्टेबल केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी देता है। हाँ, जैसे हमने देखा OH वाले पानी में घुलते हैं, COOH वाले एसिडिक होते हैं। एग्जैक्टली। एमाइंस बेसिक होते हैं। ये पैटर्न पहचानने में मदद करता है। तो ये समूह एक तरह से अणु के व्यवहार का खाका तय करते हैं, जैसे किसी इंसान का स्वभाव उसके काम करने का तरीका बताता है। हाँ, ये एक अच्छी एनालॉजी है। ये केमिस्ट्स को लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने में मदद करता है कि भाई ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, ये एमाइन है। और जब आप जानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किन कंडीशंस में कैसा रिएक्ट करेगा या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। ये लैब में काम करने और नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने के लिए फंडामेंटल है। और ये जो जनरल फॉर्मूला और IUPAC नामकरण है, इनका क्या महत्व है? देखिए, ये इस विशाल सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। IUPAC नेमिंग सिस्टम ये पक्का करता है कि हर कंपाउंड का एक यूनिक, यूनिवर्सली समझा जाने वाला नाम हो। सफिक्स या प्रीफिक्स तुरंत बता देता है कि मॉलिक्यूल में कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल। साइंटिस्ट के बीच क्लियर कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। और जनरल फॉर्मूला हमें एक क्लास के सभी मेंबर्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वर्णमाला, मतलब अल्फाबेट की तरह हैं। ये मॉलिक्यूल्स को उनकी पहचान देते हैं, उनके नामकरण का आधार बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उनके केमिकल व्यक्तित्व और व्यवहार को डिफाइन करते हैं। स्रोत ने हमें इन अक्षरों का एक संक्षिप्त लेकिन बेहद मूल्यवान परिचय दिया है। एकदम सही कहा। ये समझना कि ये ग्रुप्स कैसे बने हैं, उनके नाम कैसे रखे जाते हैं और वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग दुनिया का दरवाजा खोलता है। और ये नॉलेज सिर्फ केमिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि बायोलॉजी, मेडिसिन, मटेरियल साइंस जैसे फील्ड्स के लिए भी उतनी ही फाउंडेशनल है। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि कैसे प्रकृति और वैज्ञानिक इन्हीं मुट्ठी भर फंक्शनल ग्रुप्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर मॉलिक्यूल्स की इतनी
इतनी आश्चर्यजनक विविधता रचते हैं। सोचिए, एक ही मॉलिक्यूल में कई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके और भी जटिल व्यवहार पैदा करते हैं। हाँ, ये इंटरैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच उस गहरे संबंध को उजागर करता है जो विज्ञान के शायद हर पहलू में मौजूद है।